गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी। तो सेकंड यूनिट में जो हमारा सेकंड हाफ क्वेश्चन है, इट्स ऑल अबाउट एंट्रोपी। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज क्लॉसियस थ्योरम, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी इज ए स्टेट प्रॉपर्टी, एंट्रोपी प्रिंसिपल फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, टेम्परेचर, टीएस डायग्राम और इट्स सिग्निफिकेंस, entropy changes during different thermodynamics process. So it's an important chapter. Basically entropy क्या होती है? Entropy को शुरू करने से पहले we have studied about Clausius theorem और Clausius inequality. और जो Clausius theorem है वो क्या कहती है? That cyclic integral of delta Q by T, cyclic integral of delta Q by T for a reversible process is equal to 0. So किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होती है? 0 होती है। और किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होती है? लेस देन 0। और इफ दिस डेल्टा Q by T, अगर इसका जो सम है अगर वो मोर देन 0 है तो प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द साइक्लिक इनइक्वालिटी और क्लॉसियस थ्योरम। सो क्लॉसियस थ्योरम, the cyclic integral of delta Q by T for a reversible process is 0. So as you can see in this expression, हमने क्या किया इसके अंदर? चलो अब the delta Q by T is a point function. जो टर्म delta Q by T है ये point function है। और आप जानते हैं किसी भी अगर किसी भी एंटिटी को, क्वांटिटी को, कैरेक्टरिस्टिक को अगर प्रॉपर्टी होना है तो उसके लिए एक कंडीशन मैंडेटरी है। और वो जो कंडीशन है वो क्या है कि एंट्रोपी इज इक्वल, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी पॉइंट फंक्शन। आप सबको मालूम है पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होता है? अगर कोई वैल्यू सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। और अगर कोई एंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक अपने पाथ के ऊपर डिपेंड करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग पाथ प्रोसेस, पाथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक डायग्राम है, टीएस डायग्राम, ओके, या पीवी डायग्राम है। तो दिस इज अ डायग्राम। इसके वर्टिकल एक्सिस पे से पी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम है। चलो मैं लिख भी देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। मान लो यहाँ पर पी है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो वी है, ओके। और मान लो ये हमारा क्या है? प्रोसेस है। और उस प्रोसेस के ऊपर ये हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 1 है और ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। अब मुझे एक बात बताओ, जो P की वैल्यू है 1 पॉइंट के ऊपर और 2 पॉइंट के ऊपर, चलो इसको समझाने के लिए मैं एक लाइन और इसके ऊपर लगाता हूं, ए दिस मच। मैंने क्या किया? ए ये लाइन लगा दी और क्या करता हूं? इसके ऊपर डायरेक्शन में लगा दी। ये इसकी क्या है? डायरेक्शन। अब आपने को चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि 1 से लेकर 2 पे आने पर जो P की वैल्यू है, जो प्रेशर की वैल्यू है 1 से लेकर 2 आने में, तो चाहे तो हम थ्रू पाथ ए आए, चाहे हम थ्रू पाथ बी आए, तो क्या P से P1 और P2 की वैल्यू या P2 की वैल्यू सेम रहेगी या इस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी? चैट बॉक्स में मुझे आंसर दो उसका, कि अगर हम 1 से लेकर 2 पे 2 प्रोसेस फॉलो करते हैं थ्रू पाथ ए और थ्रू पाथ बी, तो P2 की वैल्यू दोनों केसेस में सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख के आंसर दो।
कि क्या होगा, वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? यस, हाँ जी बच्चों, क्या ये वैल्यू P1 की सेम होगी और डिफरेंट होगी? चाहे हम पाथ ए से आ रहे हैं, चाहे हम पाथ बी से आ रहे हैं। प्लीज आंसर सेम। वेरी गुड, किशोर ने आंसर दिया सेम होगी। परफेक्ट किशोर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जो P की वैल्यू है या V की वैल्यू है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। और पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यू पॉइंट पे डिपेंड करती है उसे हम लोग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। इसीलिए कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर वो सिर्फ पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट फंक्शन। साइमल्टेनियसली अगर ये मान लो कि ये हो गया, ए से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने बी से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो 1 से लेके 2 पे जब हम आ रहे हैं तो जो इसका वर्क डन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो भी सेम रहेगा क्या? अगर हम 1 से लेके 2 पे आ रहे हैं, एक बार पाथ ए से आ रहे हैं, एक बार पाथ बी से आ रहे हैं, तो क्या वर्क डन सेम रहेगा? यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ मुझे लिख के। तो क्या दोनों का वर्क डन सेम रहेगा? और आपको मालूम है कि वर्क डन जो है वो क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मैं ए प्रोसेस की बात करता हूं तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? दिस मच एरिया। ठीक है बच्चों, तो क्या बताओ, ये क्या पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? यस, चैट बॉक्स में बताओ लिख के कि क्या 1 से लेके 2 पे आने पे जो वर्क है वो पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? पाथ फंक्शन। हाँ जी बच्चों बताइए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो कि क्या ये पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है? हाँ जी, मोहम्मद साजिम, किशोर। यस सर। हाँ जी, पाथ फंक्शन है। परफेक्ट, सुमन ने सही रिप्लाई किया, इट्स अ पाथ फंक्शन। इसका मतलब क्या है? ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है वो फंक्शन, वो जो है प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम की। ओके, सो ये समझाने के लिए था। अब हम आगे चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस कि जो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है डेल्टा क्यू बाई टी, ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर मान लो किसी 1 से लेके 2 प्रोसेस पे अगर ये वैल्यू चेंज हो रही है तो इट मस्ट बी डिपेंड अपॉन द पॉइंट। ये पॉइंट पे डिपेंड करनी चाहिए, ना कि उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। सो एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि आपको ये प्रूव करना होता है कि जो एंट्रोपी है ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी डेल्टा क्यू बाई टी है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर ए प्रोसेस 1 से लेकर 2 इज इक्वल टू ds, और इसको हमने ds से प्लेस करते डेल्टा क्यू बाई टी को, और 1 से लेकर 2 इसका मतलब क्या हो गया? s2 माइनस s1। और आपको मालूम है डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? mcp डेल्टा टी। यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ q is equal to mc और T2 माइनस T1। इसका मतलब जो Q की वैल्यू है मास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मास के ऊपर डिपेंड करते तो S2 माइनस S1 क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एंट्रोपी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, इसके यूनिट्स क्या होंगे? देखो, डेल्टा क्यू के यूनिट क्या होते हैं? क्यू जूल। तो नॉर्मली उसकी यूनिट क्या होते हैं? किलो जूल। और डिवाइड किससे कर रहे हैं? टेम्परेचर से। तो किलो जूल पर केल्विन, ये क्या होंगे? इसके यूनिट्स होंगे। किसके होंगे? एंट्रोपी के होंगे। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एस। और मैंने आपको बताया था, एक चीज और भी बताई थी कि अगर इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज करना है तो क्या करना होगा? एस को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? मास के साथ। उस केस में इसके यूनिट क्या बन जाएंगे? किलो जूल पर केजी डिवाइड बाय केल्विन। इसका मतलब जो केजी पर केल्विन लिखते हैं ना, या एक काम करता हूँ, चलो ये केजी पर केल्विन, इसके डिवाइड में क्या आ गया? मास। हम नॉर्मली इंटेंसिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एस वाली टर्म को यूज करेंगे। ओके, सो
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो इसके यूनिट्स क्या है, किलो जूल पर केजी। और अगर आप स्मॉल एस ले रहे हो तो इसके यूनिट क्या होंगे, किलो जूल पर केजी। और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज विद एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट। देखो टी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा क्यू के ऊपर, चेंज इन हीट के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। अगर मान लो किसी सिस्टम को आपने हीट दे दी, तो हीट देने से उसकी हीट बढ़ जाएगी, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सो जैसे ही आप किसी सिस्टम को हीट दोगे तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और अगर आप सिस्टम से हीट ले लोगे तो उसकी एंट्रोपी रिड्यूस हो जाएगी। और एक चीज याद रखना, फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आप जानते हैं, किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्लोज प्रोसेस जिसमें हीट की इंटरेक्शन नहीं होती, उस केस में क्या होगा, डेल्टा क्यू इज जीरो, सो एंट्रोपी इज अगेन जीरो। सो फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज जीरो, सो एंट्रोपी चेंज अगेन इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो याद रखना। अच्छा, एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज इक्वल टू आइसेंट्रोपिक, इज आइसेंट्रोपिक इज इक्वल टू एडियाबैटिक। नो, आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को एडियाबैटिक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जब रिवर्सिबल होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, तभी वो क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। ओके, सो it may be so according to statement, entropy is a property of the system that remain constant during a reversible adiabatic process। ये आपको समझाने के लिए है कि एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। S2 माइनस S1 जीरो, S2 इक्वल टू S1। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी की वैल्यू सेम रहेगी कब, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आ भी जाता है। ओके, सो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो। ये तो समझाने। अब एक समझता हूँ आपको एंट्रोपी होती क्या है। एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, उनको सेम टीचर पढ़ाता है, सेम सारे बच्चे +2 के एग्जाम क्लियर करके आए हुए हैं। तो मान लो उन 60 बच्चों में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके सेम परसेंटेज मार्क्स थे +2 के अंदर से 80%। वो 10 बच्चे क्लास में आते हैं, उनकी अटेंडेंस भी सेम है, वो सेम हॉस्टल में रहते हैं, सब कुछ सेम है। तो क्या उन 10 के 10 बच्चों का रिजल्ट सेम होगा? जब आपसे थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दिए, तो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में वो बच्चे जिन्होंने सेम क्लास अटेंड करी, सेम टीचर उनको पढ़ाते थे, सेम हॉस्टल में रहते थे, सेम उनके +2 के परसेंटेज मार्क्स भी 80% थे, क्या उन सबका रिजल्ट सेम होगा? यस और नो? नो, वेरी गुड। शोर ने जवाब दिया नो, यस, परफेक्ट। तो अगर उनका रिजल्ट सेम क्यों नहीं है? बिकॉज उन्होंने समटाइम एक जैसी पढ़ाई नहीं करी होगी, उनकी नॉलेज, उनकी जो कैपेबिलिटी वो सेम नहीं है। सिमिलरली अगर मान लो एक सिंक है और एक सिस्टम है, सिंक एक सोर्स है और एक सिंक है, तो सोर्स और सिंक उसके बीच में एक इंजन काम कर, एक इंजन जो है हमने हीट इंजन लगा दिया, तो वो हीट इंजन मान लो आज काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी जो आज होगी उसकी एफिशिएंसी कल भी उतनी होगी? नहीं, उसकी एफिशिएंसी कल उतनी नहीं होगी। थर्ड डे पे उसकी एफिशिएंसी, वो सेम इंजन है, सेम टेम्परेचर सोर्स का है, सेम टेम्परेचर सिंक का है, बट उसकी रोज एफिशिएंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी, बिकॉज ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बच्चा है और वो बच्चा डेली सेक्टर 11 से पानीपत आता है। सेक्टर 11 पानीपत आने के लिए मान लो कॉलेज की बस में आता है, और उसके घर के पास में मित्तल मॉल है, मित्तल मॉल से वो बस पकड़ता है, और बस का टाइम सुबह 8 बजे है। तो वो क्या करता है, सुबह 6 बजे उठता है, नहा धो के तैयार होकर ब्रेकफास्ट करता है, घर से निकलता है, 7:50 पे वो मॉल पहुंच जाता है, 8 बजे बस लेता है, और 9 बजे कॉलेज पहुंचता है, और 9:10 में वो क्लास में होता है। सो दिस इज ए रूटीन प्रोसेस। तो क्या डेली ये रूटीन पॉसिबल है? नहीं। समटाइम वो 6 या 6:10 पे उठा, वो भागा दौड़ी करते करते स्टॉप पे 7:50 की जगह पे 8:05 पे पहुंचा, तो बस उसके लिए वेट करेगी, बस उसके लिए वेट करेगी तो वो लेट पहुंचेगा। इसका मतलब जो रूटीन है वो डेली क्या है, चेंज हो रहा है। और रूटीन चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रैंडमनेस। चलो मान लो वो थर्ड डे 8 बजे पहुंच भी गया, बस में भी सही टाइम पे ले ली, बट क्या हुआ, गोहाना मोड़ पे जाम लग गया, 5 मिनट उसमें लेट हो गया। अब देखो सब कुछ ठीक था, बट रैंडमनेस आ गई ना वहां पे गोहाना मोड़ पे जाम लग गया। इसको क्या बोलते हैं, रैंडमनेस। रैंडमनेस, ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब सिस्टम में क्या होता है, आपने हीट दी, टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री है, 10 डिग्री पे हमने हीट दी। अब आपको जानते हैं
बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उसको स्ट्राइक करते हैं, और जब वो स्ट्राइक करते हैं तो उनकी स्ट्राइक करने से क्या होता है, हीट, वो एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। अब हो क्या रहा है, मान लो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस हैं, आज वो कम कम है, शायद कल को ज्यादा हो सकती है। तो बिकॉज ऑफ दिस रैंडमनेस समटाइम व्हाट हैपन कि हीट देने पे भी जो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए समटाइम वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दैट, इन सारे रीजंस की वजह से एक सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है वो हर समय एवरी टाइम सेम नहीं होती। सुबह अलग है, शाम को अलग है, आज मंडे को अलग है, ट्यूसडे को अलग है। तो बिकॉज ऑफ दिस रैंडमनेस की वजह से जो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हो रही है उससे हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। सो बट व्हाट इज एंट्रोपी? डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, इट इज द मेजर ऑफ randomness. What is definition of entropy? It is the measure of the randomness. और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन और भी है, that what is that? It is the ability of a system to convert heat into work. It is the ability of a system to convert heat into work. जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो और वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क प्रोड्यूस अपॉन हीट इनपुट। अब मैंने बताया ना आपको, हो सकता है कि आपने जो हीट दी है डे 1 पे 60% कन्वर्ट किया और डे 2 पे 59%, डे 3 पे 61%, बिकॉज ऑफ रैंडमनेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। सो अगेन आई एम टेलिंग डेफिनेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू कन्वर्ट वर्क इनटू हीट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट है हमारा एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ और आपने ध्यान से समझना भी है। एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन। आपको ध्यान है, हमने कहा एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन, सेम ऐसी एंट्रोपी है। अच्छा, वन मोर थिंग, हमने अब तक कितने लॉ पढ़े हैं? 3 लॉ। जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। जीरो लॉ से हमें क्या मिला? टेम्परेचर का स्केल, थर्मोमीट्री। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जीरो लॉ? थर्मोमीट्री। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ? एनर्जी। और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ? एंट्रोपी। याद रखना, ये एग्जाम में कई बार गेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। जो जीरो लॉ है उससे हमें मिली थर्मोमीट्री, फर्स्ट लॉ से हमें मिली एनर्जी, और सेकंड लॉ से हमें मिली एंट्रोपी। सो कंसीडर अ सिस्टम, हमने सिस्टम कंसीडर किया, हमने इसके लिए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाया। अब वो सिस्टम जो है वो अपने फर्स्ट स्टेट के ऊपर है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। ये जो है सिस्टम की 1 पोजीशन है और ये जो है वो सेकंड पोजीशन है। अब उस सिस्टम ने थ्रू पाथ ए वो 2 स्टेट पे पहुंचा, उसके बाद थ्रू पाथ बी वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। यानी थ्रू पाथ ए 1 से लेकर 2 पे आया और थ्रू पाथ बी वो 2 से लेकर 1 पे आया। सो साइकिल कौन सा बन गया हमारा? 1A 2B 1। तो साइकिल क्या हो गया? 1A 2B 1। और सेकंड टाइम क्या किया उसने? वो 1 से 1A 2 पे पहुंचा थ्रू पाथ ए और वापस आया 2 to 1 थ्रू पाथ सी। ओके, सो अब हमारे पास 2 साइकिल हैं। एक साइकिल तो है मेरे पास, माय फर्स्ट साइकिल इज साइकिल नंबर 1A 2, उसके बाद है B 1। दिस इज माय फर्स्ट साइकिल। और माय सेकंड साइकिल इज 1A 2, उसके बाद C और 1। ये हमारा क्या है? सेकंड साइकिल है। ओके जी, अब देखते हैं दोनों में क्या एंट्रोपी चेंज सेम है या डिफरेंट है। ओके, हम सबको क्लोशियस थ्योरम मालूम है। क्लोशियस थ्योरम क्या कहती है? ये क्लोशियस थ्योरम है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। सो ये देखो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। सो Q by T is equal to 0. Okay, और this is for cyclic integral. So हमने इस cyclic integral का साइन लगा दिया, इसको cyclic integral, और यहाँ पे बना दिया डेल्टा। सो डेल्टा 2 प्रोसेस हैं,
एक 1 से लेकर 2 और एक है 2 से लेकर 1। तो हमने क्या किया, इस प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जैसे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो क्या हुआ, एक तो आ गया हमारे पास एक तो आया मेरे पास ये वाला, दैट इज 1 से लेके 2 वाया ए डेल्टा क्यू बाई टी, और दूसरा क्या आया 2 से लेके 1, तभी साइकिल बनेगा ना, साइकिल के दो प्रोसेस है, 1 से लेके 2 और 2 से लेके 1 डेल्टा क्यू बाई टी, और 2 से लेकर 1 डेल्टा क्यू बाई टी थ्रू पाथ बी इज इक्वल टू 0। आपको जानते हैं। जब उसके बाद सिमिलरली अगर हम ये तो हमने लगाया था 1A2B1 के लिए, अगर 1A2C1 के लिए अगर सेम अप्लाई करेंगे तो डेल्टा क्यू बाई टी, इसको 2 में डिवाइड कर दिया, 1 से लेके 2 वाया ए, 2 से लेके 1 वाया सी। एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सो इसके भी 2 कंपोनेंट हो गए, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। ठीक है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो ये दोनों टर्म तो क्या होगी, सेम। ये दोनों टर्म तो कट जाएंगे आपस में, बची ये टर्म, ये दोनों टर्म क्या होंगे आपस में, इक्वल। सो 2 से लेके 1 वाया पाथ बी डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू 2 से लेके 1 वाया पाथ सी डेल्टा क्यू बाई टी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे पाथ ए से बी से जाओ, चाहे पाथ सी से जाओ, चाहे पाथ डी से जाओ, आप कैसे जाओ, जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसीलिए एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। दस इंटेग्रल ऑफ क्वांटिटी डेल्टा क्यू बाई टी रिवर्सिबल इज ए पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और डिपेंड ओनली ऑन द एंड स्टेट और इज ए पॉइंट फंक्शन। और हम जानते हैं कि कोई भी अगर पॉइंट फंक्शन है तो वो प्रॉपर्टी है। और सेकंड क्या है, द क्वांटिटी डेल्टा बाय क्यू टू ई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड हेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। आई होप ये सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में ये ऐसी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा बता रहा हूँ, ये एक प्रेशर से वॉल्यूम 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 1 ये साइकिल हो गया, 1 से लेकर 2 थ्रू ए और 2 से लेकर 1 थ्रू सी, एक साइकिल ये बन गया। आपने दोनों के लिए क्रॉसिस इक्वालिटी थ्योरम लगा दी, क्रॉसिस थ्योरम अप्लाई कर दी, उसमें 1 से लेकर 2 पाथ ए और 2 से लेकर 1 पाथ बी, और सेकंड साइकिल के लिए 1 से लेकर 2 पाथ ए और 2 से लेकर 1 पाथ, दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से ये आए दोनों इक्वल कर दिए। इसका मतलब किसी भी क्या कहते हैं, एंट्रोपी जो है वो एक पॉइंट फंक्शन है, इसीलिए सिस्टम की क्या है, प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये तो था रिवर्सिबल के लिए, दूसरा है एंट्रोपी चेंज इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब तक जो हमने पढ़ा था वो था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब लेट अस assume a system which will move from path A to path move from state 1 to state 2 through path A. So as you can see here कि ये सिस्टम जो है वो 1 से लेके 2 तक आ रहा है थ्रू पाथ ए, ओके, और ये वापस जा रहा है इरिवर्सिबल से, यानी कि पहले तो क्या था, 1 से लेकर 2 थ्रू पाथ ए और 2 से लेकर 1 थ्रू पाथ बी, दोनों क्या थे, रिवर्सिबल थे। बट अब क्या है, ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है, ओके। जब उसके बाद अगर हम इस दोनों पाथ को कंबाइन करें तो क्या बन गया, इरिवर्सिबल साइकिल बन गया। और आप जानते हैं क्रॉसिस थ्योरम क्या होती है, साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ए इरिवर्सिबल प्रोसेस और अ साइकिल। तो मैंने क्या किया, इसके लिए वो इक्वेशन लिख दी, साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0, सॉरी इज लेस देन इक्वल टू 0। और इसको सिमिलरली हम ब्रेकअप करेंगे, 1 से लेके 2 थ्रू पाथ ए डेल्टा क्यू बाई टी प्लस 2 to 1 थ्रू पाथ बी डेल्टा क्यू बाई टी, इन दोनों का जो सम है ये इट शुड बी इक्वल टू लेस देन 0। अगर ये रिवर्सिबल था तो कहता है इक्वल टू 0, अगर ये इरिवर्सिबल लेस देन 0, अगर ये मोर देन 0 होगा तो ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। चलो एनी हाउ, ओके जी। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हम जानते हैं कि जो ये वाला हमारा पाथ है डेल्टा क्यू बाई टी थ्रू 1 to a, वो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वल होती है ds के, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। याद रखना कि डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू ds ओनली फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके लिए
इसकी वैल्यू क्या होगी, वो ds की वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ds प्लस डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। जैसे ही आपने देखा ये हमने इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ पे, यस ये हमने इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो ये इसकी वैल्यू जब यहाँ हमने पुट की है तो इसमें 1a2 ये तो ds हो गया, और डेल्टा क्यू बाई टी जो इट इज चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड और दोनों का सम क्या है, लेस देन 0 बिकॉज इट्स ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, अब आप जानते हैं कि ये ds की वैल्यू है। मैं क्या करता हूँ, इसको इस वैल्यू को इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। यानी जो हमारे पास पहले लिमिट थी वो क्या थी, वो 1 से लेकर 2 थी। हमने क्या किया, इसको 2 से लेकर 1 कर दिया। आप जानते हैं जैसे हम लिमिट को रिवर्स करते हैं माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने लिमिट को चेंज किया वैसे ही वहां पे माइनस साइन आ गया, माइनस 2a1 ds प्लस डेल्टा क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0। और हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ले जाते हैं। और आप जानते हैं जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ds is greater than delta q by t for a irreversible process। जो ये वैल्यू है ये क्या है, irreversible process के लिए। तो ds is greater than delta q by t for a irreversible process। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी irreversible process के लिए जो हमेशा एंट्रोपी है वो क्या होगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, द एंट्रोपी चेंज फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग irreversible process is mentioned by this। और इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या रहेगी, हमेशा डेल्टा क्यू बाई टी इसके इक्वल रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जनरलाइज कर सकते हैं। और जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से, ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। ग्रेटर देन कब होगा, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, और इक्वल टू कब होगा, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, equal to reversible process। or so this one is a formula reversible process। नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स में हमें ये एक्सप्लेन करना होता है। मोस्ट पॉजिटिवली तो क्वेश्चन आएगा एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी और नॉट। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है और आएगा ही आएगा। सम टाइम ये क्वेश्चन आता है एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज डेल्टा क्यू बाई टी, और फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस ds इज ग्रेटर देन इंटीग्रल डेल्टा क्यू बाई टी। सो अब आप किसी भी न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी एक टर्म फिर आएगी क्या, लेस देन 0। अगर मान लो ds की वैल्यू लेस देन है किससे, डेल्टा क्यू बाई टी से, इसका मतलब वो प्रोसेस क्या है, इम्पॉसिबल है। तो कई बार न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आता है इसी तरीके से, जैसे आपने कार्नोट के क्वेश्चन किए थे, उसमें कार्नोट एफिशिएंसी से कंपेयर किया था और हमने फाइंड आउट किया था कि किसमें जो है एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो सिमिलरली इसके अंदर भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ये हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक चीज और, रिवर्सिबल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। सो नेक्स्ट है हमारा एंट्रोपी प्रिंसिपल। समटाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट यू मीन बाय थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और व्हाट यू मीन बाय एंट्रोपी प्रिंसिपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आइदर इंक्रीज और इन द लिमिट रिमेन कांस्टेंट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एंट्रोपी या तो बढ़ेगी या एक लिमिट में कांस्टेंट रहेगी। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ये क्या एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लो हमारा कॉलेज है, हम इसको यूनिवर्स मान लेते हैं। तो मान लो एक क्लासरूम तो है सिस्टम, और जो उस क्लासरूम को छोड़ के कॉलेज का बाकी हिस्सा क्या है, सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, और यूनिवर्स का एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, या तो वो कांस्टेंट रहेगी। और अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो हमेशा इंक्रीज करेगी। सो फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0।
और आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम की इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा यूनिवर्स है इसकी एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप देखते हैं हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ये वर्ल्ड है, हमारा यूनिवर्स है, इसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है सिस्टम के साथ। सो नॉर्मली ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम में आता है कि फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। आइसोलेटेड सिस्टम की वैल्यू हमेशा या तो इंक्रीज करेगी या फिर 0 होगी फॉर ए लिमिट। और वो लिमिट क्या है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। और आप लोग जानते हैं कि जितने भी प्रोसेस रियल होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। सो दिस इज द एंट्रोपी प्रिंसिपल। और एंट्रोपी प्रिंसिपल जो है ये एग्जाम में जरूर आता है। ओके ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। नॉर्मली इसको एक्सप्लेन करने का तरीका जो मैंने बताया आपको, ये एक यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में ये क्या है, सिस्टम है, और बाकी बचा सारा कुछ क्या है, सराउंडिंग है। मान लो कि सिस्टम से सराउंडिंग को हमने डेल्टा क्यू हीट दी, तो इसके लिए तो माइनस होगी और इसके लिए प्लस होगी। क्यों, जो हीट रिलीज होती है उसको माइनस बोलते हैं, हीट रिजेक्टेड को, और जो हीट हम गेन करते हैं, जो अब्सॉर्ब करते हैं, जो हीट देते हैं, उसे बोलते हैं पॉजिटिव। तो इसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा क्यू बाई टी ऑफ सिस्टम। और सराउंडिंग के लिए क्या होगी, ds बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी सराउंडिंग। और अगर हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं, देखो अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, दिस इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अगर आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या बनेगी, डेल्टा क्यू 1 बाय टी सराउंडिंग माइनस 1 बाय टी सिस्टम। डेल्टा क्यू 1 बाय टी सराउंडिंग माइनस 1 बाय टी सिस्टम। और आप सब जानते हैं सिंस टी सराउंडिंग इज लेस देन टी सिस्टम, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है सिस्टम से कम होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम से कम होता है, तो हमेशा जो ये वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू है। तो एंट्रोपी की वैल्यूज का मतलब क्या होगा, हमेशा इंक्रीज करेगी। ओके, सिंस टी सराउंडिंग इज लेस देन टी सिस्टम वी कैन राइट इट एज टी आइसोलेटेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। उसका पर्पस क्या है, टी सिस्टम माइनस टी सराउंडिंग, टी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा हमेशा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव डिवाइड बाय एनीथिंग इज पॉजिटिव, तो ये वैल्यू जो आइसोलेटेड सिस्टम की है पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या है, वो मोर देन इक्वल टू 0। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा टीएस डायग्राम है, ये हमारा एक प्रोसेस है 1 से लेकर 2। यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ पे एंट्रोपी S1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, यहाँ पे एंट्रोपी S2। हमने क्या किया, इसका छोटा सा कंपोनेंट कंसीडर कर लिया, इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है हमने कंसीडर कर लिया, ये वाला, ठीक है। ड्यूरिंग दिस चेंज इन एंट्रोपी इज ds, ठीक है। और कितना टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर कितना है T, बिकॉज जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, तो हमने मान लिया T टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब जो हीट की वैल्यू है, हीट क्या है, जो इसके अंडर का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट। सो चेंज इन हीट इज इक्वल टू टी इंटू में ds। दोबारा बता रहा हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी ds। ये कैसे आया, अभी देखो हमने क्या कहा था, ए डेल्टा क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू ds, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू थी वो थी डेल्टा की, मैंने यहाँ डेल्टा लिख दिया। तो डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू ds। इसका मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो जो डेल्टा क्यू है उसकी वैल्यू है q इज इक्वल टू टी ds, ठीक है। यहां से इसका मतलब इस कर्व का जो एरिया है दैट इज द हीट। तो हमने छोटा सा एरिया कंसीडर किया, तो इसकी चेंज इन एंट्रोपी ds, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट माना तो T, और इसको मल्टीप्लाई करने तो क्या आया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू TDS। ओके, अब आप जानते हैं कि अगर मान लो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एंट्रोपी क्या रहेगी, सेम। उसका प्रोसेस को ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे वर्टिकल 1 से लेकर 2। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, S1 इज इक्वल टू S2, बिकॉज दोनों क्या है, सेम लाइन के अंदर।
ओके, तो ये तो हो गया एंट्रोपी के बारे में। और मैंने आपको बताया भी था कि ऑलवेज एंट्रोपी क्या होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, मोर देन इक्वल टू 0। ओके, सो अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो हमेशा वर्ल्ड की एंट्रोपी देखो, द इट इज एन एज ऑफ द एंट्रोपी ग्रोथ एंड द एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज टेंड्स टू अ मैक्सिमम, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो हमारा ये वर्ल्ड है, यूनिवर्स की एंट्रोपी भी बढ़ती जाएगी। सो दिस इज नोन एज द एंट्रोपी प्रिंसिपल। उसके बाद है टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम आपको मैंने एक बात बताई थी, जब हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो पीवी डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं, मैं आपको क्या करता हूँ ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। जब भी आप कभी पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमने पी प्रेशर, यहाँ पे हमने वॉल्यूम, और मान लो कि ये मैंने कर्व ड्रॉ करी, यहाँ पे पॉइंट 1 है और यहाँ पे पॉइंट 2 है, और ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये क्या है, प्रेशर है, और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो अगर मैं इसका छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूं, ये वाला, तो इस एरिया में जो चेंज इन वैल्यू है वो क्या है, डीवी। क्या वैल्यू है, चेंज इन डीवी। और प्रेशर क्या है, हमने कांस्टेंट मान लिया छोटा सा, पीडीवी। तो पीडीवी किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू के इक्वल है। तो इससे ये मतलब हुआ कि पीवी डायग्राम से तो हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है, और टीएस डायग्राम से क्या मिलता है, हमें हीट मिलती है। तो ये दोनों ही डायग्राम क्या है, इंपॉर्टेंट है, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम इनको साइमल्टेनियसली ड्रॉ करते हैं। तो जब कभी भी आपको हीट इंटरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टीडीएस डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 टीडीएस। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो ये एडियाबैटिक प्रोसेस था, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस, एक आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और एक आता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एक आता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ये